सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को एक सील्ड कवर में दी है। जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई रिपोर्ट सील्ड कवर में शुड आई स्टार्ट और नॉट स्टार्ट? सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के बारे में एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है और उसने निर्देश दिया था कि उसकी रिपोर्ट सील्ड कवर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाए। जहां तक हमारी जानकारी है वो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सील्ड कवर में सौंपी गई है। उस रिपोर्ट की प्रति कोर्ट के पास है। जो अमाइकस क्यूरी कोर्ट ने बनाए थे, एक जो पहले और एक जो बाद में, उनके पास है। और एसआईटी के जो पदाधिकारी होंगे जिन्होंने बनाई है, उनके पास है। उस रिपोर्ट में क्या कहा गया है इसकी हम सबों को जानकारी नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट ने अभी तक रिलीज नहीं किया है, उस पर बहस भी नहीं हुई है। ये बहुत आश्चर्य का विषय है कि जो रिपोर्ट सील्ड कवर में है वो बाहर आई है और छपी है और मीडिया में चर्चा में है। ये रिपोर्ट कैसे लीक हुई इसकी जांच होनी जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट सील्ड कवर की रिपोर्ट के बारे में बहुत प्रामाणिकता से आचरण करता है। आपको मालूम है, अभी ब्लैक मनी और स्विस बैंक अकाउंट के बारे में भारत सरकार ने कुछ लोगों का नाम दिया है सुप्रीम कोर्ट को सील्ड कवर में, कि जिनके अकाउंट स्विट्जरलैंड में हैं। अभी तक कोई उनका नाम जान नहीं सका। सुप्रीम कोर्ट की इस प्रामाणिक प्रक्रिया का हम सभी बहुत आदर करते हैं। तो अचानक ये रिपोर्ट लीक कैसे हो गई, जब भारत सरकार पूरी परेशानियों में है, राजा प्रकरण को लेकर, गिरफ्तारी को लेकर, महंगाई को लेकर। ये हमारे लिए बहुत आश्चर्य का विषय है। इसलिए हम मांग करते हैं कि इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और हमारा संदेह है कि इसमें भारत सरकार की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि जिन समस्याओं से भारत सरकार झेल रही है उससे डाइवर्ट करने के लिए भी ऐसा किया गया है। गुजरात में हमने हमेशा कहा है कि दंगे कहीं भी हों वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होने चाहिए। लेकिन ये भी सच्चाई है कि गुजरात में पहले भी बहुत दंगे हुए हैं, देश में भी दंगे हुए हैं, और अभी तक गुजरात में गुजरात पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के आधार पर लगभग 700 लोगों का कन्विक्शन हुआ है, जिसमें लगभग 70 के आसपास लोगों को 10 साल और उससे अधिक सजा मिली है। इतने अधिक कन्विक्शन जितने गुजरात राइट में अपराधियों के हुए हैं उतने किसी और राइट में नहीं हुए। ये सब हम जानते हैं, चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये रिपोर्ट कैसे लीक हुई इसकी जांच होनी चाहिए। Friends, whenever the Supreme Court directs any agency to submit a report under sealed cover, there is a sanctity attached to it. And unless the court elects to make it public, it remains only between the agency furnishing it and the apex court, as the case may be. Recently, we have seen when the government of India furnished the name of certain Indians having their accounts abroad in Swiss banks, that remains a closed information, and none of us have been able to know about it, not even the media, in spite of a great sense of agitation in the country about black money and foreign bank accounts. This whole report of the SIT about Gujarat riots is with the Supreme Court in a sealed cover. The matter is yet to be argued, and the apex court is yet to give its view on this. It is with the SIT, it is with the two amicus curiae appointed, one earlier and now a second appointed after the earlier has resigned. The BJP demands as to how this report has been leaked must be inquired into.
we seriously apprehend and suspect that elements in the government of India has also a role to play in this, because the government is in a state of serious mess, whether it is corruption, whether it is 2G, whether it is pricing scam, arrest of Mr. Raja and others, and suddenly we find this report has been leaked. Therefore, a whole range of suspicious circumstances are surrounding the leak. Therefore, we would expect a proper inquiry being made, because we trust the integrity of the Supreme Court system. Whenever any report is submitted, its secrecy is maintained, as I told you. But from what source it has been released subsequently is a matter of investigation, and we apprehend the role of elements of Government of India because of diverting the series of embarrassment that the Government of India is facing. Riots wherever and whenever they are held is unfortunate, it's condemnable. The same has been our position about Gujarat riot. But this is also a fact that in Gujarat, one of the highest rates of conviction has been done in the riots all over the country. Nearly 700 people have been convicted on investigation done by the police there. And out of that, nearly 70 and odd are those who have been convicted for 10 years and more. That's also we know. Therefore, we demand that there must be proper inquiry as to how this secret report submitted by the SIT in a sealed cover has been released. But Mr. What do you say about the content of the report? It has blamed Modi for his reaction. I'm sorry, I cannot comment upon the contents of the report because I don't know. The only source of my information is what has come in newspapers. Whether that report is only part has been quoted, all has not been quoted. For instance, I can only tell you about one thing. And there is an observation that Mr. Modi did not visit the Muslim affected areas of the riots. He visited Godhra. He visited Godhra much after the burning of the train has taken place. Similarly, if I recall correctly, the riot took place on 28th of February. And Mr. Modi went in that area on the 2nd or 3rd. It was not too far. But these are questions of detail. I can make a comment only and only when I am privy to the report. कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। 84 के दंगों के बाद तो कांग्रेस वाले जब ये सवाल हमसे पूछते हैं तो वो जवाब दें कि क्या उस पूर्व प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और क्या कार्रवाई हुई थी। इस तरह की बात करने का क्या मतलब है? राइट के विषय पर इस तरह का तनाव पैदा करना, जब गुजरात आगे बढ़ रहा है, गुजरात का ग्रोथ रेट हिंदुस्तान में सबसे आगे है। आज वहाँ हिंदू मुसलमान सभी खुश हैं। मुसलमानों का ग्रोथ रेट गुजरात में हिंदुस्तान में सबसे अधिक है। इसके बाद अगर अतीत के तनाव को बार बार पैदा करके अगर सांप्रदायिकता का जहर खोलने की कोशिश की जाएगी तो इससे हम उचित नहीं मानते। जो दोषी हैं कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो जो इंग्लिश में आप वो चाहते हैं कि मोदी की भूमिका जो सामने आई है रिपोर्ट, उस पे क्या कहना है? उस रिपोर्ट की जांच हो तो सही, मोदी जी की भूमिका भी। देखिए, हम फिर कहना चाहेंगे कि उस रिपोर्ट की प्रति हमारे पास नहीं है। वो रिपोर्ट 600 पेजों की है। तो जब तक उस रिपोर्ट को हम औपचारिक रूप से हमारे पास नहीं है, हम उसको पढ़ नहीं सकते, हम टिप्पणी नहीं कर सकते। जो बात मीडिया में छपी है, अगर उसी पर हम टिप्पणी करना चाहें तो जो प्रामाणिक है यानी मुझे नहीं मालूम है। लेकिन उसी में कहा गया है कि मोदी जी जो अल्पसंख्यक इलाकों में दंगे हुआ नहीं गए। सच्चाई है कि वो गए। 28-27 को राइट हुआ, वहाँ 2 या 3 को गए। फरवरी का महीना था तो बहुत लेट तो नहीं हुआ। गोधरा में भी वो ट्रेन के जलने के हादसे के बाद ही गए। लेकिन बड़ा विषय ये है कि राइट दुर्भाग्यपूर्ण है, जो अपराधी हैं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन राइट की बिना पर राजनीति कब तक होगी, ये बड़े सवाल है। सीएजी की रिपोर्ट लीक हुई थी, आपके लिए बड़ा सही था, वो उसमें खूब टिप्पणी आपने। एसआईटी की रिपोर्ट लीक हुई तो उस पर आपको जांच चाहिए और पूरी रिपोर्ट का के आने के बाद ही आप रिएक्ट करेंगे।
ये दोहरा मापदंड नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट तो लीक ही पहली बात है, इसमें कोई समानता नहीं है। आपसे मैंने पहले भी कहा था, पहले लिब्राहन कमीशन की भी रिपोर्ट लीक हुई थी, आप ही के महकमे ने लीक किया था मीडिया में। लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन दिया कि ये रिपोर्ट सील्ड कवर में डाली जाए, और ये रिपोर्ट सील्ड कवर में आई है। तो वहीं पर मैं दोबारा सवाल उठाना चाहूंगा, अभी 15-20 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने 24-25 भारतीयों के नाम दिए गए जिनके नाम स्विस बैंक में हैं, वो बाहर तो नहीं आए। अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट ये इंटीग्रिटी मेंटेन करता है, और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी में एक मामले में ये इंटीग्रिटी मेंटेन किया है, हमारा पूरा विश्वास है। ये रिपोर्ट कहां से लीक हुई है, इसकी जांच तो होनी पड़ेगी। विनय जी, महंगाई का एक सवाल है, काफी बड़ा मुद्दा बना हुआ है। प्रधानमंत्री मानते हैं कि लोगों का आय बढ़ गया है इसलिए महंगाई है, और दूसरी तरफ प्रणब मुखर्जी कहते हैं कि उनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं महंगाई को। आज चीफ सेक्रेटरी के स्टेट कॉन्फ्रेंस में मैंने प्रधानमंत्री जी का तथ्यगत वक्तव्य देखा है कि महंगाई बढ़ रही है। प्रधानमंत्री जी, आप 6.5 साल से प्रधानमंत्री, आप ये कब तक वक्तव्य देते रहेंगे? आपसे जनता कार्रवाई की अपेक्षा करती है, जनता आपसे हिसाब मांगती है, और आप सिर्फ फैक्चुअल रिपोर्ट देकर अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। और आज मुख्य सचिव के बहुत ही गंभीर अखिल भारतीय सम्मेलन में भी उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, जो बातें आई हैं, उसमें कोई भविष्य की दशा और दिशा का निर्धारण नहीं है। मतलब एक अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री फेल करते जा रहे हैं, और बहुत ये दुखद संयोग है कि महंगाई पर प्रधानमंत्री चिंता व्यक्त करेंगे, सोनिया गांधी चिंता व्यक्त करेंगी, राहुल गांधी चिंता व्यक्त करेंगे, होगा कुछ नहीं, और जनता सिर्फ कोरे आश्वासनों से पीड़ित रहेगी। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और हम इस विषय के बारे में लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें वित्त मंत्री, इसमें प्रधानमंत्री, इसमें मुख्य सलाहकार, हमारा आरोप है कि सरकार महंगाई बढ़ाने वालों के साथ मिली हुई है। अगर अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 6 साल कीमतें स्थिर रह सकती हैं, तो मनमोहन सरकार के 6.5 साल में क्यों नहीं हो सकती? पूरी खाद्यान्न अर्थव्यवस्था का जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ है, वो सुधर नहीं सकता क्यों नहीं? ये बड़ा सवाल है। ब्लैक मनी ग्राउंड लेवल पे भ्रष्टाचार है, पीएम ने माना है कि ग्राउंड लेवल पे बहुत भ्रष्टाचार है, इससे हमारी छवि खराब हो रही है ब्लैक मनी। इसके लिए जिम्मेवार कौन है? महंगाई है, प्रधानमंत्री ग्राउंड लेवल पर मांगते हैं। करप्शन है, प्रधानमंत्री ग्राउंड लेवल पर मांगते हैं। करेंगे कुछ नहीं। आज उनके जवाब में मैं एक सवाल सीधा प्रधानमंत्री से पूछना चाहूंगा, 2G स्पेक्ट्रम की कीमत को ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के क्षेत्राधिकार से बाहर क्यों निकाला गया? अगर 3G स्पेक्ट्रम की प्राइसिंग ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने तय की, जहां पर ऑक्शन के द्वारा 35,000 करोड़ के लक्ष्य के खिलाफ 1 लाख करोड़ रुपए उगाही हुई, तो 2G को क्यों बाहर किया गया? इसका जवाब तो पीएम देंगे ना। तो मतलब पीएम ने कहीं ना कहीं अपने नेतृत्व और प्रशासकीय क्षमता का सदुपयोग नहीं किया, और कुछ लोगों को भ्रष्टाचार के लिए अवसर दिया। ये सारे सवाल हैं, इसका उत्तर प्रधानमंत्री को देना पड़ेगा। नहीं, मैं बिल्कुल ये बात आपसे एग्री करता हूं, ये जले पर नमक के समान है, और प्रधानमंत्री 6.5 साल से प्रधानमंत्री हैं, अपनी जवाबदारी से वो भाग नहीं सकते। जनता सब समझती है। लेकिन जो कंपनियां हैं जिन्होंने फायदा कमाया है, उनसे पैसे वापस आने चाहिए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीजेपी इसकी मांग करेगी। बिल्कुल, हमने पहले भी कहा है, आपको याद होगा, कि जो बेनिफिशियरी हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन भारत सरकार के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। भारत सरकार को लगता है कि अगर प्रक्रियाओं का उल्लंघन करके उनको लाइसेंस दिया गया, जिसमें भ्रष्टाचार था, तो पहला दायित्व तो बनता है कि उनके लाइसेंस को कैंसिल किया जाए, उनसे पैसे वापस लिए जाए, उन पर पेनल्टी लगाई जाए, उनको भविष्य के लाइसेंस डिसबर्सल में पार्टिसिपेट करने से रोका जाए। ये सारी कार्रवाई तो हो सकती है। एक सवाल है, 26/11 में मारे गए भुवन किशन के परिवार के कल एक व्यक्ति ने अपने आप को आत्महत्या करने की कोशिश की है। उनका आरोप है कि केंद्र सरकार ने जो भी उनको
आर्थिक सहायता दी थी वो अभी तक मिली नहीं थी, और जो लोग हैं उस पर घायल उनको अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम बहुत शर्मिंदा हैं कि देश को आतंकवादियों से बचाने में एक शहीद के परिवारजनों को ये एक्सट्रीम कदम उठाना पड़ रहा है। हम बहुत शर्मिंदा हैं, और अगर उस शहीद मेजर के परिवारों को वो सुविधा नहीं दी गई तो इसकी चिंता होनी चाहिए। और अगर अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है तो ये भारत सरकार को सोचना है कि 12 बार डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करना पाकिस्तान के साथ और कोई सार्थक कार्रवाई नहीं होना, तो देश की चिंता क्या है। मुझे एक बात और कहनी है। जो इजिप्ट में घटनाएं हो रही हैं और जो वहाँ जो पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है और जो निर्दोष आवाम के ऊपर हमला हो रहा है, इसकी हम भर्त्सना करते हैं। ये बहुत अनुचित है, और इजिप्ट के शासन को वहाँ की जनता की लोकतांत्रिक आवाज़ को सुनना चाहिए। Mumbai-based firm called DB Realty, which has transferred over 200 crores to the account of the news channel owned by Karunanidhi's family, and it is the same firm which also got licenses way back in 2008. So, would you feel that much of the money would be transferred? Obviously, 2G spectrum is not only the role of Raja. There is money laundering, there is corruption, there is fruit of crime. Many other players are involved, and therefore we always say, as Nitin ji has said, who is the godfather of Raja? His role also needs to be investigated. And who were the people who refused to take preemptive and prohibitive action in time, in spite of these matters being conveyed?